अपने पूर्वजों ने कितना तप किया, जरा सोचो। 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी शहादत और कुर्बानी देकर के इस देश को आजादी दिलवाई है। उन अपने पूर्वजों की शहादत, बलिदान और कुर्बानी की बदौलत मिली यह आजादी आज काला धन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हमें चाहे कितना ही तप करना पड़े, शहीदों की शहादत की बदौलत मिली इस आजादी को हम नीलाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प हमारा है, ये प्रतिज्ञा हमारी है। इसीलिए अपने स्वधर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म के साथ इस राष्ट्र धर्म के पथ पर आगे चलने का व्रत लिया। भाई बहनों, मैं बात कह रहा था कि पवन बंसल जी पिछली बार भी मुझसे मिलने के लिए आए थे, इस बार दूर दूर से ही बयान दे रहे हैं। आइए पवन बंसल जी, आपका पुनः ये पंडाल इंतजार कर रहा है। और मुझे सूचना मंच से ऐसी आ रही है, भाई जयदीप जी दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है इसी सत्र में लोकपाल बिल आ सकता है, आ सकता है, हटा दीजिए, कह दीजिए आएगा। अरे छोटी छोटी बातें हैं। अरे एक तरफ उन महापुरुषों के तप को देखिए। मुझसे लोगों ने कहा बाबा आंदोलन से पहले करमसद क्यों गया? मैंने कहा इसलिए गया, एक तरफ वो महापुरुष 565 रजवाड़ों को, रियासतों को मिलाकर के अखंड भारत का निर्माण कर दिया। आज भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जो हम नारा देते हैं, उस अखंड भारत के निर्माता, इस युग के पुरोधा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। वो यदि ना होते तो आज शायद भारत अखंड ना होता। कितना बड़ा साहस था, हम यहाँ छोटी छोटी मुल्क की समस्याओं को नहीं सुलझा पाते। एक एक प्रांत के, एक एक जिले की हम समस्याओं को नहीं सुलझा पाते हैं। कितने साहसी थे वो हमारे महापुरुष, उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। मैं तो बचपन से ही गुजरात के 3 महापुरुषों से प्रेरित रहा हूं। महर्षि दयानंद, जो मेरे आध्यात्मिक जीवन के आदर्श हैं, मेरे आइकॉन हैं, रोल मॉडल हैं। महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मेरे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के आदर्श हैं। उन तीनों महापुरुषों को प्रणाम करने के लिए, गुजरात की मिट्टी को नमन करने के लिए वहां पर गया। और मैं सब सत्ता के शिखर पर बैठे भाई बहनों से एक ही आह्वान करता हूं, भाई बहनों, हम तुमसे कोई वैर विरोध करने के लिए नहीं आए। ये जितने भी पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता बैठे हैं यहां, जनता बैठी है यहां, ये जनता कोई भीख मांगने नहीं आई है। ये पूरी जनता हिंदुस्तान को बचाने का, इस लोकतंत्र को बचाने का, काला धन लाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर आई है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम मंत्रियों से भी, सरकारों से भी कोई इनकी जमीन जायदाद हिस्सा मांगने नहीं आए हैं। उनकी जो जायदाद संपत्ति है उसको लेने के लिए आए हैं। लेकिन इल्लीगल मनी और इल्लीगल एसेट वो किसी के पास नहीं रहेगा। तभी हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय आएगा। भाई बहनों, अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा और इसके पूरे मुद्दे क्या होंगे? लोकपाल से तो बात शुरू की है। भ्रष्टाचार के बारे में हमारी 3 मांगे हैं। मैं बहुत गंभीरता के साथ इनको यहां से कह रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का पूरा मीडिया यहां पर, और वो केवल राष्ट्रीय मीडिया नहीं, क्षेत्रीय मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है। 1000 से भी शायद ज्यादा बंधु होंगे हमारे मीडिया के। एक बार हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का भी सबके ओर से अभिनंदन है, सबके ओर से उनका स्वागत और वंदन है। वो भी हमारी तरह और आपकी तरह यहां पर तप कर रहे। आज जब विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, लोगों का भरोसा विश्वास उठने लगा है, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तब ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
जो देश के लोगों की हक की आवाज उठाता है, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आता है। एक बार पुनः हमारे मीडिया का बंधु सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई बहनों, मैं कुछ बातें आपके बीच में कहते हुए पहले भ्रष्टाचार की बात पूरी कर लेता हूं, फिर आगे की बात रखूंगा। भ्रष्टाचार से छुटकारा कैसे मिलेगा, यह इस बार का आंदोलन प्रक्रिया को लेकर के है, प्रोसीजर को लेकर के है। लोग कहते बाबा शोर तो बहुत मच चुका, हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने घरों से निकल चुके, अब सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, काला धन आएगा कैसे, भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे, समाधान तो बताओ। और हम यहां पहले कह चुके हैं, कोई अराजकता या हिंसा फैलाने के लिए नहीं, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं आए हैं, किसी की सत्ता छीनने, किसी को बैठाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए आए हैं। मैं पहले कह चुका हूं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और ना रहेगा। हिंदुस्तान कैसे बचे, बस इसकी चिंता रहेगी। लोकतंत्र कैसे बचे, काला धन कैसे, भ्रष्टाचार कैसे मिटे, देश को 121 करोड़ लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय कैसे मिले। पहले भ्रष्टाचार की बात करता हूं, फिर आगे प्रोसीजर की भी बात होगी, आंदोलन का भी प्रोसीजर क्या होगा। पहले मैं काले धन और भ्रष्टाचार का मिटाने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर बात करता हूं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 3 काम सरकार को करने चाहिए। सबसे पहला, एक मजबूत लोकपाल बनाया जाए और लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया ठीक अपनाई जाए। इसको लेकर के बहुत चिंतन मंथन हो चुका है। मैं तो कहता हूं 100% नहीं, आप 99% आम सहमति बना करके एक बार लोकपाल बना दीजिए, जो उसमें भूल चूक रह जाएगी आगे थोड़ा सुधार हो जाएगा। ज्यादा आग्रही मत बनो कि जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए। मैं हमारा संविधान बन गया ना, संविधान के बनने के बाद उसमें 100 संशोधन हो गए। बोलो देश के लोगों, क्या संविधान में 100 संशोधन नहीं हुए क्या? तो भाई लोकपाल में एक आधा संशोधन की गुंजाइश रह भी जाए तो कोई बात नहीं भाई, तुम 99% काम करके ही लोकपाल बना दो, बाकी संशोधन बाद में होते रहेंगे। या हम नहीं कहते कि कोमा और फुल स्टॉप जो हम कहते हैं वही बनाओ। अरे एक बार आप लोकपाल बना दीजिए, लेकिन भाई उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया तो निष्पक्ष करनी पड़ेगी। यूं नहीं कि भाई ऐसा सरकारी लोकपाल बना दो। देखो अब सुन लो अगली बात, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए, लेकिन वो मजबूर लोकपाल ना बने, वो सरकारी लोकपाल ना बने। ये सरकारी लोकपाल क्या होता है? ये सरकारी लोकपाल ऐसे ही होता है जैसे सरकारी सीबीआई, जैसे सरकारी सीबीआई, जैसे सरकारी सीबीसी, जैसे सरकारी चुनाव आयोग। अब कैग में थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूं। भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे बाबा जी आज किसका चिट्ठा लेके आए हैं, इतने पोथी तो मैंने स्कूल में पढ़ते हुए भी नहीं ढोई होगी। ये हमारे मीडिया के भाई रोज कहते हैं ये बाबा आंकड़ा कड़ा तैलाव है। ये बाबा आंकड़ा कहां से लाता है? तो ये इसके आंकड़े मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। ये इन पेपरों के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब है, राज सारा बताने वाला हूं। कितना का हिसाब किताब है भाइयों? अरे जोर से तो बोलो। 20,000 करोड़ नहीं बावड़ो, 20,000 लाख करोड़। ये कितना पैसा होता है? ये इतना होता है कि धरती से लेके चांद तक यदि 500 रुपए की भी गड्डी बनाई जाए तो सीढ़ी बन जाएगी, नीचे उतर के वापस आ जाओगे। ये इतना पैसा होता है। हमारे मीडिया के भाई रिसर्च करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन बाबा ने भी व्याकरण शास्त्र, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के बाद में यो अर्थशास्त्र की भी पूरी पीएचडी करके ले आया हूं। आज आपको बताऊंगा।
जो ये कहते हैं कि 400 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया, आज मैं 400 लाख करोड़ नहीं, आज मैं 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ और सरकार के दस्तावेजों के आधार पर बताने वालों, और कैसे लूट रहा है और कैसे उसको बचाना है, ये उपाय बताने आया हूं। तो ये 20,000 लाख करोड़ का हिसाब किताब कितना उसमें लूट गया और कितना लूट रहा और कितना और लूट लेंगे यदि नहीं बचाया गया, वो न्याय मांगने के लिए आए हैं। क्योंकि ये देश मात्र कुछ राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं है, ये देश मात्र रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ही नहीं, ये देश हम 121 करोड़ हिंदुस्तानियों का है और हम अपना सर्वस्व अर्पित करके इसको बचाएंगे। क्योंकि ये देश मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मां है, ये देश हमारी मां है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यही इस मंच के ऊपर लिखा हुआ है। भाइयों बहनों, ये भारत हमारी मां है और जब मां लहूलुहान हो, घायल हो, मां की इज्जत और आबरू लूटी जाती हो, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा घटती हो, भारत के रुपए का अवमूल्यन होता हो, 18वीं शताब्दी तक इस भारत की अर्थव्यवस्था की विश्व में 20 से 25% भागीदारी हो, वो यदि 1.5 पर आ जाती हो, जिस भारत ने विश्व का आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व किया, वो भारत यदि शर्मिंदा हो, हमारा आज ग्रोथ रेट गिर गया, आज हमारा सेविंग गिर गया, आज इन्फ्लेशन बढ़ गया, डेफिसिट बढ़ गया, आज यदि काला धन ना जमा होता पिछले 65 वर्षों में ही, तो हमारी अर्थव्यवस्था 10 गुनी होती, हमारा निर्यात 10 गुना होता और प्रति व्यक्ति के पास आज से 10 गुना ज्यादा संपत्ति होती। यह हक उनको आज दिलाने के लिए आए हैं और ये मिले। भाई बहनों, मैं अब पूरी बात मुद्दों और आंकड़ों की करता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं। ये भाई थोड़ा सुधार कर लो। मैंने कहा 20,000 लाख करोड़ का हिसाब बताने आया हूं। कुछ चैनल वालों ने चलाया कि बाबा जी 20,000 लाख करोड़ का काला धन है। भैया पूरी बात तो सुन लो, बाद में हेडिंग बना लियो रे भाई। मैंने कहा 20,000 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, भू संपदा है, उसका हिसाब बताने और उसमें से कितना काला धन लुटा है और कितना आगे लुट जाएगा वो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि मैं क्रम से बातों को कह रहा हूं। तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 3 काम। पहला तो भैया अभी 20,000 लाख करोड़ का काला धन है, अभी तो काले धन की चर्चा आएगी। अभी पहले भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहा हूं, फिर काले धन के ऊपर पूरी बात होगी प्रामाणिकता के साथ। भाई बहनों, उन्होंने ठीक कर लिया, हमारे चैनल वालों ने भी, उनको शुक्रिया। मैं अगली बात अपनी आगे बढ़ाता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तो मजबूत लोकपाल बनना चाहिए, दूसरा सीबीआई वो स्वायत्त तो होनी चाहिए और सीबीआई का जो निदेशक है उसकी नियुक्ति में 2 सत्ता पक्ष के, 2 विपक्ष के और 1 मुख्य न्यायाधीश, ये 5 मिलकर के सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करेंगे तो सीबीआई स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर सकेगी। अब बताओ इसमें क्या गलती है भाई? सोचो सत्ता वालों, आज तुम सत्ता में हो, कल को तुम विपक्ष में भी तो जा सकते हो। हम तो कहते हैं जो हम काम कर रहे हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं, वो काम कर दीजिए, शायद आपको विपक्ष में जाना ही ना पड़े। ये हिंदुस्तान आपको सर आंखों पर बैठाएगा। भाई हम इतनी सी तो बात कह रहे हैं। अभी जो सीबीआई की नियुक्ति के निदेशक की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। पूरा इसके ऊपर हमने जो रिसर्च किया है, अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, एक ये सरकार की एक समिति है, इसकी सिफारिश पर सीबीआई सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष सीवीसी होते हैं और उसके सदस्य होम सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस होते हैं, सचिव समन्वय व लोक शिकायत, कि ये लोग मिलकर के सीबीआई के हेड की नियुक्ति करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का संतुलन नहीं होने के कारण से इसमें दिक्कत आती है।
यदि सीबीआई निष्पक्ष हो जाए तो इतना बड़ा तंत्र है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर बहुत बड़ी नकेल कस सकती है। और हम उम्मीद करते हैं सरकार सीबीआई को स्वायत्त बना करके इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगी। ऐसे हम यहां से रामलीला मैदान से हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों की ओर से मांग करते हैं। सीवीसी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसमें एक प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री और तीसरे विपक्ष के लोकसभा के नेता होते हैं। अब इसमें 2 व्यक्ति रूलिंग पार्टी के होते हैं। तो सरकार जो उनके अनुकूल व्यक्ति होता है उसको सीवीसी का अध्यक्ष बना देती है और फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रामाणिक काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो उसके बारे में भी हमारी सीबीआई की तरह ही मांग है। और ये मेरी मांग नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए इसको बताता हूं, ये राजनीति में भी जितने ईमानदार लोग हैं उनकी भी वही मांग है जो हमारी मांग है।